वेलकम बैक टू नैनश्री क्लासेस एंड दिस इज़ नैनश्री। एंड आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 21 जुलाई का करंट अफेयर्स। सो आइए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। एंड आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि 2022 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, किसने पदभार संभाला है। सो ये न्यू अपॉइंटमेंट है, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो याद रखिएगा कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो पदभार संभाला है वो मनोज कुमार जी ने संभाला है। ठीक है, इन्होंने किसका स्थान लिया है ये भी आपको याद रखना है। तो मनोज कुमार जी ने जो स्थान लिया है वो स्थान लिया है विनय कुमार सक्सेना जी का, यानी कि इसके पहले खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विनय कुमार सक्सेना जी थे। ठीक, सो याद रखिएगा कि विनय कुमार सक्सेना जी का इन्होंने स्थान लिया है। सो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपसे कि जुलाई 2022 में यूरोमनी द्वारा किस बैंक को विश्व के सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक के रूप में मान्यता दी गई है? इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। और यहाँ पर आपको बताना है कि किस बैंक को यूरोमनी द्वारा सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक के रूप में मान्यता दी गई है। सो हियर थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, डीवीएस बैंक। ये जो डीवीएस बैंक हैं इनको सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक के खिताब से नवाजा गया है और ये एक बार नहीं, ये दूसरी बार हुआ है। इससे पहले इनको 2018 में भी इसी खिताब से नवाजा गया था। ठीक है, अभी ये इनका सेकंड टाइम है जब इनको विश्व के सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक के रूप में मान्यता दी गई है। डीवीएस बैंक आपके सिंगापुर में स्थित है। कहाँ पर? सिंगापुर में स्थित है। अगर आपसे डीवीएस बैंक के हेडक्वार्टर पूछा जाए तो कहाँ पर होगा? इनका जो हेडक्वार्टर है वो भी सिंगापुर में ही है। कहाँ पर है? सिंगापुर में है। स्थापना किसने की थी डीवीएस बैंक की? तो स्थापना जो है सिंगापुर गवर्नमेंट ने ही की थी। इनके सीईओ कौन है? तो आपसे सीईओ के बारे में पूछा जा सकता है बिकॉज ये चर्चाओं में रहा है। तो याद रखिएगा कि पीयूष गुप्ता जी जो हैं, पीयूष गुप्ता जी इनके सीईओ रहे हैं। ठीक, सो याद रखिएगा कि पीयूष गुप्ता जी इनके सीईओ हैं। सो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपसे कि जुलाई 2022 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लोकपाल और नैतिकता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो अगेन अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बीसीसीआई ने यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने लोकपाल और नैतिकता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? सो हियर सेकेंड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, न्यायाधीश विनीत सरन जी को नियुक्त किया गया है बीसीसीआई के लोकपाल और नैतिकता अधिकारी के रूप में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक, ये जो आपके विनीत सरन जी हैं ये एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। ये किसका स्थान लेने को जा रहे हैं? सरन जी, ये जो विनीत सरन जी हैं ये स्थान लेने को जा रहे हैं डी के जैन का। किसका? डी के जैन का। यानी कि इसके पहले जो लोकपाल और नैतिकता अधिकारी थे बीसीसीआई में वो कौन थे? तो वो डी के जैन जी थे। अब कौन रहेंगे? तो अब रहेंगे न्यायाधीश विनीत सरन जी रहेंगे। ठीक है, ये जो बीसीसीआई है इनके बारे में आपको जो है थोड़ी सी चीज़ें याद रखना है। मैं इसको हटा देती हूँ। तो बीसीसीआई के बारे में आपको याद रखना है कि ये जो बीसीसीआई इनके अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष जो है आई थिंक आप सभी को पता होगा, सौरभ गांगुली जी हैं। कौन है? सौरभ गांगुली सर जो हैं ये इनके अध्यक्ष हैं, गांगुली जी। ठीक, इनकी जो हेडक्वार्टर है बीसीसीआई के वो कहाँ पर है? तो इनके हेडक्वार्टर मुंबई में है। इनकी स्थापना कब हुई थी बीसीसीआई की? तो इनकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी दिसंबर 1928 में हुई थी। ठीक, सो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपसे कि किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है? सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम करेक्ट होगा क्योंकि 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा कि 20 जुलाई आपका अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अब मुझे शतरंज को देख के एक चीज़ याद आई, एक फैक्ट याद आया कि 73वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 73वां जो शतरंज ग्रैंड मास्टर है कौन बना है? भरत सुब्रमण्यम जी बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हाल ही का जो है करंट है। सो आप लोग याद रखिएगा कि भरत सुब्रमण्यम जी जो हैं 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, पहला जो है शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना था? तो जो फर्स्ट नंबर के थे वो तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं। तो फर्स्ट नंबर पर जो थे वो थे विश्वनाथ आनंद जी थे, विश्वनाथ आनंद जी। ठीक है, विश्वनाथ आनंद जी जो हैं आपके फर्स्ट शतरंज ग्रैंड मास्टर रहे हैं। पहली महिला कौन रही हैं? पहली महिला जो आपकी ग्रैंड मास्टर रही हैं शतरंज में तो उनका नाम है विजय लक्ष्मी जी। क्या नाम है? विजय लक्ष्मी जी।
सो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहली महिला जो शतरंज ग्रैंड मास्टर रही हैं वो विजय लक्ष्मी जी रही हैं, एंड पहला शतरंज ग्रैंड मास्टर जो रहा है वो आपके विश्वनाथ आनंद जी रहे हैं। इनके बारे में तो देखिए बहुत अच्छे से आपको पता होगा। एंड 73वां शतरंज ग्रैंड मास्टर जो बने हैं भरत सुब्रमण्यम सर बने हैं। ठीक है, सो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपसे कि किस दिन को मंगल पांडे जयंती के रूप में मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंगल पांडे जयंती के रूप में आपके 19 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है मंगल पांडे जयंती 19 जुलाई को? क्योंकि ये जो मंगल पांडे जी हैं इनका जन्म हुआ था अकबरपुर में हुआ था। कहाँ पर? अकबरपुर में हुआ था। कब हुआ था? तो 19 जुलाई के ही दिन हुआ था और इनका जन्म 1827 में हुआ था। ठीक, जिस वजह से 19 जुलाई को मंगल पांडे जयंती मनाई जाती है। इनको फांसी कब हुई थी, जो कि इम्पोर्टेंट है? तो मंगल पांडे जी को जो फांसी हुई थी वो 8 अप्रैल को हुई थी। याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। 1857 में हुई थी। ठीक है, 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी हो गई थी पांडे सर को। 18 जुलाई को मैंने आपको बताया था कि 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है, जो कि आपको याद रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपसे कि जुलाई 2022 में भारत की पहली एआई संचालक डिजिटल लोक अदालत राज्य किस राज्य में शुरू की गई है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत की पहली एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालक डिजिटल लोक अदालत किस राज्य में शुरू की गई है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 1 यानी कि राजस्थान। राजस्थान में भारत की पहली एआई संचालक डिजिटल लोक अदालत जो है शुरू की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं आपको कुछ और फैक्चुअल बातें बताती हैं जो आपको नोट करना है और आपको याद रखना है। देश की पहली पेपरलेस अदालत अगर आपसे पूछा जाए, देश की पहली पेपरलेस अदालत, ठीक है, तो देश की अगर पहली पेपरलेस अदालत आपसे पूछा जाए तो कौन सा होगा? केरल उच्च न्यायालय। कौन होगा? केरल उच्च न्यायालय। केरल उच्च न्यायालय को मैं HC लिख देती हूँ, यानी कि हाई कोर्ट। फिर बात आती है कि दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार कौन है, यानी कि वर्ल्ड की जो पहली पेपरलेस गवर्नमेंट है वो कौन है? तो यहाँ लिख देती हूँ मैं दुनिया की, ये सेकंड फैक्ट है, दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार आपको याद रखना है, जो कि है आपकी UAE की गवर्नमेंट। ठीक, सो मैं यहाँ लिख देती हूँ UAE गवर्नमेंट। ठीक, इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। और एक चीज़ और आपको याद रखना है, मैं नीचे लिख देती हूँ। आपको याद रखना है कि देश की पहली ई कैबिनेट कहाँ पर लागू की गई थी? तो देश की पहली, ये ऐसे क्वेश्चन है जो अक्सर परीक्षा में बनते हैं, सो आपको याद रखना ही चाहिए। पहली ई कैबिनेट जो लागू की गई थी, ई कैबिनेट कहाँ पर लागू की गई थी? तो ये हिमाचल प्रदेश, HP यानी कि हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा। तो यहाँ पर मैं फिर से बोल देती हूँ, देश की पहली पेपरलेस अदालत अगर आपसे पूछा जाए सो याद रखिएगा केरल हाई कोर्ट। ठीक है, दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार पूछा जाए तो UAE की गवर्नमेंट। देश की पहली ई कैबिनेट कहाँ पर लागू हुई? सो वो है आपका हिमाचल प्रदेश। आपके भारत की पहली AI संचालक डिजिटल लोक अदालत, तो राजस्थान। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है जो इस स्लाइड में है, ये आपकी अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन है कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने अगली पीढ़ी के अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है? सो अगेन अ न्यू इन्वेंशन। यहाँ पर आपको बताना है कि किस IIT ने अगली पीढ़ी के अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशियाँ विकसित की है। सो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है IIT कानपुर। IIT कानपुर ने ये जो है किया है, इनको आपको ज़रूर से याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये भी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपसे, जुलाई 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको देख के ही समझ गई क्योंकि सेबी के बारे में है। तो विनिमय बोर्ड के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपसे सिंपल क्वेश्चन यही है। ठीक है, सो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि ये जो प्रमोद राव सर हैं, प्रमोद राव सर को सेबी के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है। सेबी के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज़ें मैं यहाँ पर बता देती हूँ जो आपको ज़रूर से याद रखना है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सेबी यानी कि, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सिक्योरिटी
एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक, सो सेबी का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा। हिंदी में क्या कहते हैं? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहते हैं। ठीक, तो इनकी स्थापना कब हुई थी? इनकी जो स्थापना है सेबी की वो हुई थी 12 अप्रैल। अगर आप दिनांक याद ना रख पाएँ कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप ईयर याद रखें। 1988 को सेबी की स्थापना की गई थी। इनके हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं? तो इनके हेडक्वार्टर मुंबई में है। अध्यक्ष कौन है, जो कि आपको ज़रूर से याद रखना है? तो अध्यक्ष जो है माधवीपुरी बुच हैं। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा इस बार के एग्जाम में, माधवीपुरी बुच, याद रखिएगा इतनी चीज़ें। ठीक है, सो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपसे कि संघाई सहयोग संगठन ने डैश को अपने नए सदस्य के रूप में स्वीकार करने की घोषणा की है। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट, ईरान, यानी कि एससीओ ने ईरान को अपने सबसे नए सदस्य के रूप में स्वीकार करने की घोषणा की है। अगेन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा और याद रखिएगा कि ईरान को एससीओ ने अपने सबसे नए सदस्य के रूप में स्वीकार करने की घोषणा की है। एससीओ में वर्तमान में 8 सदस्य देश शामिल हैं। मैं लिख देती हूँ क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एससीओ यानी कि संघाई सहयोग संगठन। इसमें कुल कितने देश हैं, कुल कितने जो है सदस्य देश हैं? तो 8 सदस्य देश हैं। 8 सदस्य देश कौन कौन से हैं आपको मैं यहाँ पर बता देती हूँ। तो याद रखिएगा कि 8 सदस्य देशों में आता है आपका चीन आता है। आपको कभी मन में आता होगा कि इतनी सारी चीज़ें कैसे याद रखें, तो उसके लिए मैं एक सिंपल सा तरीका आपको बताती हूँ कि बार बार पढ़िए और जो आपके संगठन है कुछ कुछ उनको आप अपने सामने एक चिट पर लिख के चिपका लीजिए और पढ़ते रहिए बार बार। एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आता है एससीओ में कितने सदस्य देश हैं, ऐसा ही क्वेश्चन आता है आपसे, तो याद रखना है आपको। ठीक है, चीन आता है, भारत आता है, कजाकिस्तान आता है एंड फिर आपका किर्गिस्तान आता है, किर्गिस्तान एंड रूस आता है आपका, पाकिस्तान भी आता है और आपका ताजिकिस्तान आता है, ताजिकिस्तान और फिर क्या आता है आपका उज़्बेकिस्तान भी आता है। ठीक, उज़्बेकिस्तान। अब स्थान के चक्कर में कहीं आप कुछ गड़बड़ मत कर देना, कहीं आप अफगानिस्तान भी मत समझ लेना। याद रखिएगा कि इन 8 में कौन कौन है? चीन है, भारत है आपका प्यारा भारत, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रूस है, पाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है। ठीक, अब एससीओ के बारे में आपको कुछ और चीज़ें मैं यहाँ पर बता देती हूँ। इनकी जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पर हैं? इनके हेडक्वार्टर बीजिंग में है। ठीक है, कहाँ पर है? बीजिंग, चाइना में है। ठीक, और इनकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना जो इनकी हुई थी बेसिकली एससीओ की, वो आपको ज़रूर से याद रखना है। 15 जून को इनकी स्थापना की गई थी 2001 में। 15 जून को 2001 में इनकी स्थापना की गई थी। इतनी चीज़ें आपको एससीओ के बारे में ज़रूर से याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन है कि जुलाई 2022 में एशियाई युवा और भारतीय जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? सिंपल सा क्वेश्चन है कि एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में किसने हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है? सो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है हर्षदा गरुड़ जी जो हैं इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको ज़रूर से याद रखना है ये जो शिरीषा वांदला जी का नाम लिखा है, जानवी डोंगते जी का नाम लिखा है, ये बहुत ही चर्चित पर्सनैलिटीज़ हैं। सो इनको आपको याद रखना है कि शिरीषा वांदला जो हैं अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय हैं। ठीक है, वहीं जानवी डोंगते जी के बारे में आपको याद रखना है कि नासा का एक अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम है, इसको पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जानवी डोंगते जी के आगे, तो आपको याद रखेगा नासा का अंतर्राष्ट्रीय, ये आ जो लिखा है इसके आगे हिंदी से समझ लेना, अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली फर्स्ट इंडियन यानी कि भारतीय महिला।
ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानवी डोंगते जी के बारे में। नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम, इसको पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला आपकी जानवी डोंगते जी बनी है। ठीक है, सो आज का ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अभी मैंने आपको जैसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कुछ नया डेली दूंगी, तो अभी हम पिछला कुछ ऐसा रिवाइज करेंगे जो करंट होगा, जो कि आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के बारे में। किसके बारे में? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। मैं यहाँ लिख देती हूँ, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। ठीक है, सूचकांक 2022। आज हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी इंडेक्स की बात आती है तो क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है? इंपॉर्टेंट होता है कि किसने जारी किया है, यानी कि जारीकर्ता कौन है इस इंडेक्स को। तो इस इंडेक्स को जारी किया है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ, यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। ठीक, सो याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के जारीकर्ता कौन है? यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी। ठीक है, इनके द्वारा प्रकाशित किया गया है। कुल कितने देश थे? कुल देश जो हैं इसमें शामिल हुए थे, तो 55 जो हैं इसमें देश शामिल हुए थे। आपके प्यारे भारत की इसमें जो रैंक रही है वो क्या रही है? तो प्यारा भारत हमारा 43वें स्थान पर रहा है। फर्स्ट पर कौन रहा है? तो फर्स्ट पर आपका जो रहा है वो रहा है यूएसए। ठीक है, सेकंड पर कौन रहा है? तो सेकंड पर रहा है आपका ब्रिटेन। ठीक, ब्रिटेन। एंड थर्ड पर कौन रहा है? थर्ड पर आपका रहा है सॉरी थर्ड याद नहीं रखना है आपको लास्ट याद रखना है। ठीक है, लास्ट होगा आपका वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला। देखिए, सेकंड भी आपका इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपका जो इंपॉर्टेंट होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। किसने जारी किया है इंडेक्स को, ये आपका इंपॉर्टेंट होता है। कुल कितने देश शामिल हुए, भारत का कौन सा स्थान रहा है, फर्स्ट पर कौन है, लास्ट पर कौन है। सेकंड और थर्ड आपसे नहीं पूछा जाता है। सो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक, इसके अलावा आप लोगों को एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी, बाल बजट के बारे में। ठीक है, बाल बजट, आपसे ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में ज़रूर पूछा जाएगा कि बाल बजट जो है पहली बार आपका जो है किसके द्वारा पेश किया गया। तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बाल बजट को पेश किया गया। ये पहली बार पेश किया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक, इसमें जो है 17 विभागों की 220 योजनाओं के लिए पेश किया गया है। कितने विभागों के लिए? 17 विभागों की 220 योजनाओं के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा इतनी चीज़ें। और एक चीज़ और आपको याद रखना है कि ये जो बाल बजट है ये केवल 18 वर्ष से कम उम्र के जो बालक हैं ना, यानी कि जिनकी एज 18 से कम है उनके लिए है ये। ठीक है, बाल बजट किसके लिए है? जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है उनके लिए है। इतनी चीज़ें आपको ज़रूर से याद रखना है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहूँगी, वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस कब मनाया जाता है? सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस। वैश्विक पुनर्चक्रण जो दिवस आपका सेलिब्रेट किया जाता है वो आपका 18 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। कब? 18 मार्च को। थीम क्या थी इस बार की वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस की? तो पुनर्चक्रण बिरादरी इस बार की थीम रही है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, पुनर्चक्रण चक्रण बिरादरी। ठीक, सो इस बार की थीम आप लोगों को जरूर से याद रखना है, ये बिरादरी लिखा हुआ है। सो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि 21 जनवरी को अपने जो 50 वर्ष पूरे किए हैं वो 3 राज्यों ने पूरे किए हैं। ये आपसे परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर शामिल करने का सोचा है। यहाँ पर याद रखिएगा कि जिन्होंने 50 वर्ष पूरे किए हैं, मतलब जो साथ में अपने वर्ष पूरे करते हैं, कब? 21 जनवरी को। तो वो कौन कौन से हैं आपके, कौन कौन से राज्य हैं? सो याद रखिएगा, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। ये 3 राज्य ऐसे हैं आपके प्यारे भारत के
जिन्होंने हाल ही में अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। कब? 21 जनवरी को। आपसे परीक्षा में ये पूछा जाता है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। सो आपको ये तीनों को याद रखना है, ऑप्शन में होगा ये, ठीक। सो आज का करंट यहीं तक था। आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल रहा है, वीडियो आपको अच्छा लगा है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंच पाए। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।